वो नीचे उतरी। उसका ख्याल होगा कि मैं भी उतरूंगा, लेकिन उसके नीचे उतरते ही मैंने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। फिराना एक सरबस्ता राज है। बज़ाहिर जो कुछ वो नजर आती है वो तो है, लेकिन उसकी दूसरी शख्सियत न जाने क्या है। गालिबन बादल जोर से गरजे थे जब मुझे होश आ गया। निगाह दीवार पर लगे हुए क्लॉक पर पड़ी। 12 बजे थे। खिड़की बंद थी, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। सर भारी भारी सा था। मैंने आंखें भींचकर जोर से सर को झटका दिया और जहन कुछ साफ हो गया। सामने कोई मौजूद था और फिर मैंने उसे पहचान लिया। वो फिराना थी। मेरे तन बदन में आग लग गई। इसका मतलब है कि फिराना ने मुझे अगवा करवाया है। गालिबन कॉफी में कोई नशावर चीज मिला दी गई थी और अब मैं उसकी कैद में था। मुझे इस सीना जोरी पर गुस्सा आया, फिर हंसी आ गई। क्या इस तरह ये औरत मुझ पर काबू पा सकती है? मैंने सोचा और एक कराह के साथ करवट ली। फिराना मुझे चौंक कर देखने लगी और फिर उसके मोटे मोटे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, हेलो, जाग गए तुम? मैंने कहा, गालिबन सुबाना में। वो बोली, हाँ, तुमने मेरी दावत ठुकरा दी थी। मैंने कहा, शायद। बोली, क्यों? मैंने कहा, मेरा ख्याल था तुम्हारी खादिमा मुझसे मजाक कर रही है। मैं उसे बेवकूफ बना रहा था। उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी। बोली, ओ क्या वाकई? बोली, मैं तो गलत फहमी का शिकार हो गई थी। सॉरी, खामखा तुम्हें तकलीफ थी। मैंने कहा, तकलीफ तो तुम्हें हुई होगी मुझे यहाँ लाने में। वो बोली, बिल्कुल नहीं, मेरे आदमी ऐसा काम बआसानी कर लेते हैं। मेरे एक इशारे पर वेटर ने तुम्हारी कॉफी में एक नशावर दवा मिला दी और जब तुम नीम मधोशी के आलम में बाहर निकले तो मेरे 2 आदमी तुम्हें अपनी कार में बिठा कर यहाँ ले आए। बताओ इसमें क्या तकलीफ हुई मुझे? वो अपने और मेरे लिए मशरूब के ग्लास लाई और हम आमने सामने बैठ गए। मैंने उसे खिड़की खोल देने के लिए कहा और जब वो ग्लास तपाई पर रख कर खिड़की की तरफ गई तो मैंने लपक कर अपना ग्लास करीब रखे हुए मनी प्लांट के पीतल के गमले में खाली कर दिया। वो आकर बैठ गई और उसने अपना ग्लास मुंह से लगा लिया। उसने सुरूर में आकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, शहबाज जुल्फी। बोली, लबनानी ही हो? मैंने कहा, हाँ, इसी मुल्क में पैदा हुआ हूँ। बोली, कहाँ रहते हो? मैंने एक इलाके का नाम बता दिया। बोली, इससे पहले कभी नजर नहीं आए। मैंने कहा, मेरी बदनसीबी है। वो हंस पड़ी। बोली, आओ कहीं बाहर चलें, बारिश बंद हो गई है। मैंने कहा, हाँ, बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन हवा सर्द है। वो बोली, बूढ़ों के लिए, हम जवानों का ये सर्द हवाएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम थोड़ी देर घूमे फिरेंगे, मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। उसने पूछा, ड्राइविंग कर लोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं। हम बाहर निकले तो उस खूबसूरत और शायद साउंड प्रूफ कमरे का दरवाजा एक कुशादा हॉल में खुला था। वहां चंद आदमी बैठे गपशप कर रहे थे। टेप रिकॉर्डर पूरी आवाज से चल रहा था, इसलिए मैंने कहा कि जिस कमरे से हम आए थे वो शायद साउंड प्रूफ था। लेकिन फिराना को देखकर सब खामोश हो गए। उन्हें शायद उसके बाहर आने की तवक्को नहीं थी। किसी ने दौड़कर मौसीकी बंद कर दी। फिराना ने उनकी तरफ देखे बगैर आवाज दी, जोसेफ। एक शख्स जल्दी से उसके पास आ गया। उसने झुककर कहा, खातून। फिराना ने हाथ फैलाकर कहा, चाबी। उसने कार की चाबी मांगी थी। जोसेफ ने जल्दी से चाबी उसकी तरफ बढ़ा दी। मैंने महसूस किया सब लोग अचंभे से मुझे देख रहे थे। बाहर एक आला दर्जे की कार खड़ी थी। मैंने स्टीयरिंग साइड का दरवाजा खोला और अंदर बैठकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया। फिराना मेरे पास आ बैठी। मैंने कार स्टार्ट करते हुए कहा, मुझे रास्ता बताती रहो। हम उस अजीमुशान इमारत से बाहर निकल आए। फिराना की आवाज आई, दाएं समत। मैंने कार का स्टीयरिंग दाएं समत कर दिया। हवा बहुत सर्द थी। सड़कें भीगी हुई थीं और बारिश की वजह से सुनसान हो गई थीं। वरना बैरूत में उस वक्त रात नहीं होती, दिन का सा समा रहता था। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। फिराना की आवाज कपकपा रही थी। बोली, आगे चौराहे से फिर दाहिनी तरफ। सर्द हवा अपना असर दिखा रही थी। मैंने चौराहे से कार दाहिनी तरफ मोड़ दी। दूर से गैलीलो थिएटर की रोशनियां नजर आईं। ये बहुत बड़ा थिएटर था और ठीक 2 बजे यहाँ शो खत्म होता था। 2 बजने में अब ज्यादा देर नहीं थी। मेरा मंसूबा यहीं से शुरू होता था। मैंने थिएटर के पास कार रोक दी। मैंने बड़ी अपनाहियत से कहा, उतरो, और दरवाजा खोल दिया। उसने झूमते हुए कहा, ओ अच्छा। वो नीचे उतरी। उसका ख्याल होगा कि मैं भी उतरूंगा, लेकिन उसके नीचे उतरते ही मैंने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। ताहम ज्यादा दूर नहीं गया था और थिएटर के दूसरी तरफ घूमकर कार एक गोशे में खड़ी कर दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक थिएटर का वक्त खत्म हो गया था। लोग बाहर निकल रहे थे। कार पार्किंग की मखसूस जगह पर कारों की रोशनियां जगमगाने लगी थीं और सड़क के ऐन दरमियान में फिराना हक्का बक्का खड़ी थी। उसके मुंह से कुछ जुमले निकल रहे थे जो मेरे कानों तक नहीं पहुंच रहे थे। कारों की रोशनियां उस पर मरकूज हो गईं। लोग न जाने क्या क्या कहने लगे उसके बारे में। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नजदीक पहुंच गया। फिराना के अल्फाज बेरब थे। वो ऑल फॉल बक रही थी।
सर्दी की वजह से उसकी आवाज कपकपा रही थी और लोग कह कहे लगा रहे थे। फिर किसी ने उसे पहचान लिया। अरे ये तो मादाम फिराना है। ओ खातून फिराना। एक खूबसूरत कार से दो भारी भरकम आदमी बाहर निकले। उनमें से एक ने जल्दी से अपनी बरसाती फिराना के जिस्म पर डाल दी और फिर उसकी कलाई पकड़कर कार की तरफ खींचने लगा। वो बोल रही थी, कहाँ गया वो, मैं उसे मजा चखा दूंगी, कहाँ है वो बिफर कर कहने लगी, मैं उससे कच्चा चबा जाऊंगी। वो शख्स किसी न किसी तरह उसे कार तक ले गया और कार चल पड़ी। मेरा वहां ठहरना फजूल था, चुनाचे मैंने टैक्सी पकड़ी और अपनी रिहाइश गाह पर चला आया। दूसरे दिन एक टेलीफोन आया और मुझे एक मखसूस मकाम पर पहुंचने की हिदायत की गई। बैरूत अब भी मेरे लिए अजनबी नहीं था और मैं उसके गली कूचों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका था। चुनाचे मैं उस जगह पहुंच गया। कोई खास इज्तिमा था, नए नए चेहरे नजर आ रहे थे। फिर नाइमा बर्क मिल गई। मुझे देखकर मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। बोली, मेरा ख्याल है फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी है। मैंने कहा, कौन सी फहरिस्त? बोली, तुम्हें उस खुसूसी इज्तिमा के बारे में कुछ नहीं मालूम? मैंने कहा, अभी तक तो नहीं। वो बोली, गुड, आओ एक प्याली कॉफी पिए, रात की बारिश से सर्दी खूब बढ़ गई है। उसने पेशकश की और मैंने कबूल कर ली। हम दोनों एक कमरे में जा बैठे और नाइमा के ऑर्डर देने पर एक मुलाजिम ने हमारे सामने कॉफी के बर्तन सजा दिए। कॉफी का घूंट लेते हुए नाइमा कहने लगी, किसी को मौका नहीं मिल सका होगा। दरअसल बाला ही बाला जो कुछ फैसले होते हैं उनके बारे में पहले से कुछ नहीं मालूम होता। बस इसी तरह फौरी मीटिंग्स होती हैं और लोगों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बात कुछ और तफसील तलब है। बोली, वाकई? नाइमा हंस पड़ी। बोली, प्लानिंग डिपार्टमेंट मसरूफ रहता है, सारे मसाइल उसके सामने होते हैं, ऊपर वाले उन पर सोच विचार करते हैं, उनकी निगाहें हर शख्स पर होती हैं और वो उसकी शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए मुहिम का इंतखाब करते हैं। मिस्टर हातिम आपका नाम भी ले रहे थे। मैंने कहा, गोया मेरे सुपुर्द भी कोई मुहिम की जा रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो खुशी की बात है। नाइमा अजीब निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम किस किस्म की मुहिम पसंद करोगे अली? मैंने कहा, इसका फैसला मैं नहीं करूंगा। वो फिर मुस्कुराने लगी। बोली, अगर काम तुम्हारी पसंद के मुताबिक ना हुआ तो? मैंने कहा, नहीं नाइमा, मुझे हर वो काम पसंद है जो तंजीम के मफाद में हो। बोली, हाँ उसकी नौयत कुछ भी हो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ। वो बोली, बाज़ औक़ात शदीद ज़हनी वर्जिश भी करनी होती है और इंसान बुरी तरह उलझ जाता है। उसे ये भी नहीं मालूम हो पाता कि तंजीम का मकसद क्या है और जो काम वो कर रहा है उसका मकसद क्या है। ऐसे औक़ात में शदीद उलझन होती है। मैंने कहा, यकीनन होती होगी, बहरहाल ये सब तंजीम के मफाद में है, इसलिए किसी को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। बोली, तुम्हारा खुलूस काबिल रश्क है अली, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या जज्बात हैं। मैंने कहा, शुक्रिया नाइमा, वैसे यकीन करो मेरी अंदरूनी खुशियों का भी तुम तसव्वुर नहीं कर सकती। ये मेरी देरीना तलब थी। थोड़ी देर के बाद फवाद हमें तलाश करता हुआ आ गया। उसके होंठों से हंसी फूट रही थी। बोला, भाई अली, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, बहुत बुरी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, खैरियत? बोला, हम सब तो खैरियत से हैं, लेकिन तुम्हारी खैरियत खतरे में है। इत्तेफाक से मेरी मुलाकात राहिल निजाम से हुई है और मैंने मालूम कर लिया कि इस बार एक खतरनाक मुहिम तुम्हारे सुपुर्द की जा रही है, इंतहाई खतरनाक। फवाद फिर हंस पड़ा। मैंने कहा, यही बुरी खबर है मेरे लिए? बोला, नहीं, इसके अलावा कुछ और भी हैं, लेकिन अभी मीटिंग शुरू होने में कुछ वक्त है, इसलिए कॉफी मैं भी पीऊंगा और मजे ले लेकर ये खबर सुनाऊंगा। फवाद की हंसी की वजह समझ में नहीं आ रही थी, ताहम मैं सुकून से इंतजार करता रहा। फवाद ने शरारत आमेज निगाहों से हम दोनों को देखा। नाइमा ने उसके लिए भी कॉफी मंगवा ली। 2-3 घूंट पीने के बाद उसने कहा, दिलचस्प बात यह है कि इस मुहिम में तुम तन्हा हिस्सा लोगे, खुद ही उसके इंचार्ज भी होगे। मैंने कहा, वाकई दिलचस्प बात है। फिर बोला, इससे भी दिलचस्प बात यह है कि तुम्हें खातून फिराना का एतमाद हासिल करना होगा। फवाद ने इंकिशाफ किया और मैं उछल पड़ा। उसने कहा लगाया, लेकिन मैं वाकई परेशान हो गया था। फिर फवाद नाइमा को फिराना के बारे में बताने लगा। मैंने उसे दरमियान में टोक दिया। कहा, एतमाद हासिल करने से तुम्हारी क्या मुराद है फवाद? वो बोला, मेरा ख्याल है तुम्हें उससे दोस्ती करनी होगी, गहरी दोस्ती, और शायद तवील अरसे तक उसके साथ रहना होगा। यकीन करो, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं मालूम। मैंने कहा, ओह, फवाद वाकई गड़बड़ हो गई है, मुझे एतराफ है। फवाद संजीदा हो गया। बोला, क्यों, कोई खास बात है? मैंने कहा, हाँ यार, रात को उसके साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया। मैंने पूरी तफसील उन दोनों को बता दी। फवाद और नाइमा की आंखें ताज्जुब से फैल गई थीं। कुछ तवक्कुफ के बाद फवाद ने कहा, वाकई गड़बड़ हो गई, बड़ी पुरस्कार औरत है, पूरे बैरूत को खंगाल डालेगी। कार कहाँ छोड़ी थी तुमने? मैंने जवाब दिया, गैलीलो थिएटर के पास। वो कॉफी हलक में उंडेल कर जल्दी से खड़ा हो गया। बोला, मैं अभी आया, मुमकिन है कुछ देर हो जाए, कोई मेरे बारे में पूछे तो बता देना, एक जरूरी काम से गया हूँ। वो हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर निकल गया। हम देखते रह गए।
नायमा की आंखों में मुस्कुराहट थी। बोली, तुम साहिब किरदार भी हो अली, हर लम्हा तुम्हारे बारे में एक नया इंकिशाफ होता है। मैंने कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर के बाद हमारा बुलावा आ गया। मैं और नायमा साथ साथ चल पड़े। इमारत में एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें तरतीब से नशिस्तें लगी हुई थीं। उस वक्त आधी नशिस्तें पुर हो चुकी थीं। सामने एक स्टेज बना हुआ था जिस पर एक चौड़ी मेज रखी हुई थी। उस मेज के पीछे कुछ लोग बैठे थे जिनमें से बेशतर को मैं जानता था। 2 या 3 ऐसी शक्लें थीं जो मेरे लिए अजनबी थीं। यकीनन ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग थे। मुझे और नायमा को हमारी नशिस्तें बता दी गईं और हम वहां जाकर बैठ गए। मीटिंग की कार्रवाई का आगाज हुआ और मुख्तलिफ मसाइल सामने लाए गए। हर शख्स को सवाल करने की इजाजत थी, लेकिन किसी ने कोई सवाल न किया। एक शख्स मीटिंग को कंडक्ट कर रहा था। उसने इब्राहिम आदिल ग्रुप के सुपुर्द एक मुहिम की जिसमें उस ग्रुप को रेड आर्मी के एक अफसर को ब्लॉक करना था। उस अफसर के बारे में ख्याल था कि ये मुसलसल फलस्तीनी कौस को नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद महमूद जालूद ग्रुप को एक मुहिम सौंपी गई। सितारा कैफ, सईद आकिफ, कप्तान गौहर शगफ और अदनान बोदी को बदस्तूर उस ग्रुप में रखा गया था। फिर कुछ और कार्रवाइयां हुई और उसके बाद मेरा नाम पुकारा गया। जिस तरह दूसरे लोग अपना नाम पुकारे जाने पर खड़े हो जाते थे, उसी तरह मैं भी अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया और मीटिंग कंडक्ट करने वाले ने मुझे मुस्कुराते हुए मुखातिब किया, जनाब अली जार खान, बराहे करम यहाँ तशरीफ ले आइए। मैं उसके पास पहुंच गया। उसने दूसरे लोगों से मेरा तारुफ करवाते हुए मेरे बारे में तारीफी कलिमात कहे। फिर कहा, अली जार तरबियती मराहिल से गुजर चुके हैं और इनके बारे में जो रिपोर्टें मौसूल हुई हैं उन्हें देखते हुए हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि हमारे दरमियान एक अजीम कारकुन का इजाफा हुआ है जिस पर हम किसी भी सिलसिले में मुकम्मल एतमाद कर सकते हैं। अली जार खान का ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये बात कहते हुए हमें फख्र है और हम शुक्रगुजार भी हैं पाकिस्तानी अखुवत पसंदों के कि उन्होंने हर मरहले पर हमारी भरपूर मावनत की है। बेशुमार पाकिस्तानी फलस्तीनी कॉज के लिए सरगर्म अमल हैं और उन्होंने अपनी तमाम जिद्दोजहद हमारे हुसूल मकसद के लिए मखसूस कर दी है। इस जज्बे अखुवत का शुक्रिया अदा न करना नासिपासी है। हाँ, तो मैं जनाब अली जार खान के बारे में कह रहा था कि इन्हें हमारे दरमियान एक आला मकाम हासिल है। इस बार हम एक अहम मुहिम इनके सुपुर्द कर रहे हैं। ये मुहिम तवील है और इसके जरिए हमारे मकासद को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। अली जार खान साहब, इस मुहिम की थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। बैरूत में फलस्तीनी कौज के लिए जिद्दोजहद निहायत कामयाबी से जारी है, लेकिन यहीं हमारे दुश्मनों की सबसे बड़ी तादाद मौजूद है। बैरूत की आबादी का एक तबका मुकम्मल तौर पर सहूनी तर्ज फिक्र का कायल है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि हमारी आपस की चपकलिश, यानी वो जो लबनान के मुसलमानों और ईसाइयों के माबैन थी, अब पसे पर्दा हो गई है और सहूनी साजिशों ने दूसरे बाजू पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल कर लिया है। अब जो कुछ हो रहा है सहूनी साजिश के तहत हो रहा है। चुनाचे इस बात को हमेशा पेश नजर रखा जाता है कि दूसरा बाजू सहूनी है और हमें इस तरह उससे होशियार रहना पड़ता है जिस तरह इसराइली हरबों से। हमारे दरमियान बेशुमार ऐसे अफराद छोड़ दिए गए हैं जो बज़ाहिर खुद को लबनानी या फलस्तीनी कहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो सहूनी है। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक औरत का तस्करा करता हूँ जो खातून फिराना के नाम से मशहूर है। लबनान की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, इंतहाई दौलतमंद और बेहद खुदसर। हमारा एक खुफिया शोबा ऐसे लोगों पर निगाह रखता है। खातून फिराना हर चंद के खुद को हम में से कहती है। हम इब्तिदा ही से उसके बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार थे और हमारा डिपार्टमेंट उसके पीछे लगा हुआ था। डिपार्टमेंट को ठोस सबूत तो नहीं, अलबत्ता चंद शवाहिद मिले हैं जिनसे आया होता है कि खातून फिराना हमारे खिलाफ जासूसी करती है और उसके हाथ बहुत लंबे हैं। वो आला पैमाने पर काम कर रही है। यहाँ बेशुमार अफराद उसके मातहत हैं जिनमें ज्यादा तादाद बदनाम लोगों की है। चुनाचे इस बात का तायुन कर लिया गया है कि खातून फिराना सहूनी तंजीम की आलाकार है, बल्कि ये भी कहा जाए तो शायद गलत न हो कि वो दर हकीकत हम में से नहीं है, बल्कि उसने मजमूम मकासद के तहत ये नाम इख्तियार किया है। ऐसी शख्सियत को हम इस खुले मैदान वाली फौज से ज्यादा खतरनाक समझते हैं जो हमारे सामने हथियारों से लैस मौजूद हो और हमसे जंग का इरादा रखती हो। उस औरत की असल शख्सियत मालूम करना बिलाशुबा इंतहाई मुश्किल काम है। हमें एतराफ है कि इस काम की अंजाम दही आसान न होगी। इसके लिए एक तवील जिद्दोजहद करना होगी, तब कहीं जाकर फिराना की असलियत खुल सकेगी। इसके लिए हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो न सिर्फ अमली तौर पर कुछ कर सकता हो बल्कि ज़हनी तौर पर भी बरतर और आला हो। और मैं ये बात मुसर्रत और फख्र के साथ कहता हूँ कि जनाब अली जार खान की फाइल हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट में सुर्ख फीते से बंधी हुई है। सुर्ख फीते वाले फाइल ऐसे आला दिमागों के होते हैं जिन पर तंजीम किसी भी सिलसिले में एक गिरोह की तरह भरोसा कर सकती है।
मैं जनाब अली यार खान को ये मकाम हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद ये ऐलान करता हूँ कि खातून फिराना के सिलसिले में प्लानिंग डिपार्टमेंट ने उनका इंतखाब किया है। पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी। मैं खामोश खड़ा था। उसने सिलसिला कलाम जारी रखा। बोला, हाँ, अगर जनाब अली यार खान को इस सिलसिले में कोई एतराज हो तो प्लानिंग डिपार्टमेंट उस पर गौर करने के लिए तैयार है। खातून फिराना के सिलसिले में थोड़ी बहुत मालूमात जो प्लानिंग डिपार्टमेंट को मौसूल हुई हैं, इनके सुपुर्द कर दी जाएंगी और उसके बाद मुकम्मल तौर पर इनको इख्तियार होगा कि इस औरत के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें और इसके खिलाफ जिस तरह चाहें प्लानिंग करें। गोया वो खुद ही इस मुहिम के इंचार्ज भी होंगे और खुद ही कारकुन भी। हम उनकी सहूलत के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे जिससे वो जिस वक्त चाहें काम ले सकते हैं। और अब उसके बाद मैं जनाब अली यार खान से सवाल करूंगा कि वो इस मुहिम की अंजामदही के लिए तैयार हैं। सब लोगों की निगाहें मेरी जानिब उठी हुई थी। उस जगह मैं गुज़श्ता रात के वाक़े का तस्करा नहीं कर सकता था। बहर सूरत ये मेरी पहली मुहिम थी और मैं उसमें माजरत की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहता था। इसलिए मैंने पुरसुकून लहजे में इकरार किया, हाँ, मैं बखुशी इसे अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। कंडक्टर ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अली यार खान साहब, तशरीफ रखिए। अब मैं एहसान फरोगी का नाम लेता हूँ। मैं वापस अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गया। नाइमा ने कहा, अली, जो एजाज तुम्हें बख्शा गया है वो वाकई काबिल फख्र है। मैं तुम्हें अपने जज्बात से आगाह नहीं कर सकती। मैंने कहा, शुक्रिया नाइमा, खुदा करे मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाऊं। मीटिंग की कार्रवाई के इख्तिताम तक मैं वहां मौजूद रहा। फवाद अभी नहीं आया था। 4 घंटे के बाद मीटिंग का इख्तिताम हुआ और हम लोगों ने उसी इमारत में लंच किया। फिर मैं वहां से निकल आया। नाइमा ने मुझे खुदा हाफिज कहा। जब मैं अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचा तो वहां फवाद मौजूद था। वो कुछ देर पहले आया था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसने पूछा, मीटिंग खत्म हो गई? मैंने जवाब दिया, हाँ। बोला, मेरा नाम तो नहीं पुकारा गया किसी सिलसिले में? बोला, इत्तेफाक नहीं। मुझे मालूम था कि आज की मीटिंग में मेरा कोई मसला दरपेश नहीं। मैं उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया और पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? वो बोला, बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि फिराना का मामला तुम्हारे सुपुर्द कर दिया गया? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, तुमने इस मुहिम की अंजामदही कबूल कर ली? मैंने उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। वो बोला, बहुत अच्छा किया। वैसे क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं तुम्हें? मैंने तफसीलात बता दी जो मीटिंग में तय की गई थी। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हम सबका ख्याल था कि फिराना एक मुश्तबा किरदार है। तुम यकीन करो अली कि वो इतने बुरे बुरे लोगों से मिलती है कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं तुम्हें उन बुरे लोगों की तफसीलात मुहैया कर दूंगा। खास तौर से उसका ताल्लुक एक ऐसे शख्स से है जिसे हम जराइम की दुनिया का बेहद खतरनाक इंसान कह सकते हैं। मेरा मकसद ये है, डियर के एक ऐसी शख्सियत के पीछे तुम्हें लगाया गया है जो मामूली नहीं है। फिराना एक सरबस्ता राज है। बज़ाहिर जो कुछ वो नजर आती है वो तो है, लेकिन उसकी दूसरी शख्सियत न जाने क्या है। उसका पता चलाना आसान काम नहीं होगा। तुम्हें इसके लिए शदीद मेहनत करना होगी। मैंने कहा, वो तो ठीक है फवाद, लेकिन ये बताओ कि तुम गए किस सिलसिले में थे? मुझे शुबा है कि तुम मेरे ही मसले में कुछ सोच कर उठे थे। वो बोला, बिल्कुल ठीक, और कुछ करके भी आया हूँ। मैंने दिलचस्पी से पूछा, वो क्या? उसने कहा, वो कार इत्तेफाक से गैलीलियो थिएटर के बाईं समत उसी जगह मौजूद थी जहां तुमने उसे खड़ा किया था। मैंने उसे वहां से हटाकर फेरुलैंड स्क्वायर के नजदीक एक शिकस्ता सड़क से नीचे गिरा दिया है। ये सड़क बारिश में टूट फूट गई थी और मखदूश करार दे दी गई थी। उस तरफ कोई नशे में डूबा हुआ शराबी ही जा सकता है और यकीनी तौर पर वहां हादसे का शिकार हो सकता है। कार में ज्यादा टूट फूट नहीं हुई है, लेकिन अब वो काबिले इस्तेमाल भी नहीं। क्या समझे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, समझ रहा हूँ, कुछ समझ रहा हूँ। वो बोला, इस तरह तुम्हारी पोजीशन महफूज हो सकती है अली। हुआ ये कि तुम फिराना के साथ कार में बैठे तो नशे में थे। उसी नशे में तुमने गैलीलियो थिएटर के पास उसे जबरदस्ती कार से उतार दिया और खुद आगे बढ़ गए। उस मखदूश सड़क पर पहुंचे तो तुम्हारी कार को हादसा पेश आया। उस हादसे के बाद किसी ने तुम्हें देखा और मरीना अस्पताल पहुंचा दिया। तुम पिछली रात से मरीना अस्पताल के कमरा नंबर 12 में हो। वहां के रजिस्टर में तुम्हारा इंदराज है। तुम्हें गालिबन 2:30 या 2:45 बजे अस्पताल पहुंचाया गया था। मैं मुसर्रत से उछल पड़ा, तुम ये सब कुछ कर आए हो फवाद? बोला, हाँ यार, करना ही था, वरना उस खतरनाक औरत से निमटना आसान काम नहीं था। यूं भी अगर ये सब कुछ न होता तो तुम्हें उसकी निगाहों से पोशीदा रहना पड़ता और उसके लिए तुम मेकअप ही में गुजारा कर सकते थे। मैंने कहा, वंडरफुल फवाद, वंडरफुल, लेकिन मुझे इस बात पर इसलिए हैरत नहीं हो रही कि तुम्हारा शुमार तंजीम आजादी के अहम तरीन कारकुनों में से है। वो बोला, बस तुम खुद भी बहुत बुरी जगह भेजे जा रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सीना नहीं फुला सकता। बहर कैफ मेरी इस कार्रवाई से तुम मुतमईन हो? मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा, बहुत ज्यादा। बोला, तब ठीक है। वैसे मुझे मुसर्रत है अली मेरी जान के मैं तुम्हारे किसी काम आ सका, लेकिन तुम्हारे लिए वो बुरी खबर बदस्तूर मौजूद है। फिराना जैसी खबीस औरतों से निमटना आसान नहीं।
फिर भी मैं तुम्हारे इत्मीनान के लिए एक बात बताऊं, हम अपने मकसद के हुसूल के लिए वक्फ हैं। हमारा जिस्म, हमारी रूह और हमारा रुआं रुआं तंजीम के मकासद के लिए वक्फ हो चुका है, और अगर इन मकासद के हुसूल के लिए हमें किसी ऐसे मरहले से भी गुजरना पड़े जो हमारे लिए शदीद कर्ब का बायस हो, तो हम ये सोचकर दिल को मुतमईन कर सकते हैं कि हमें अपने मिशन के लिए सब कुछ करना है। मेरा ख्याल है उसके बाद तुम्हारे ज़मीर से बोझ भी हट जाएगा। मैं फवाद की बातों की गहराई में गुम हो गया। दर हकीकत वो सच ही कह रहा था। उसने मुझे खामोश पाकर कहा, क्या तुम मुझसे मुत्तफिक नहीं हो? मैंने कहा, नहीं फवाद, ये बात नहीं है। बोला, फिर ये उलझन ज़हन से निकाल दो। और फिर बहरहाल वो औरत है। कुछ और बेतकल्लुफी की इजाजत दो अली, तो एक सवाल करूं? मैंने कहा, जरूर। बोला, कोई औरत तुम्हारी आइडियल है? मैंने कहा, यकीन करो नहीं। उसने कहा, मुझे यकीन है, लेकिन इसके साथ हैरत भी, क्योंकि तुमने एक तवील अरसा अमेरिका में गुजारा है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं शुरू से ही जुनूनी हूँ। वो बोला, जुनूनी? मैंने कहा, हाँ, मेरे सर में अपने वतन की सरबुलंदी का जुनून था। अक्सर मैंने ऐसी लातादाद दास्तानें सुनी थी। मैं जानता हूँ कि औरत मर्द की बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन उसके लिए खुद को इंसानियत से गिरा देना मेरे नजदीक मुनासिब नहीं। फवाद ने तारीफी अंदाज में गर्दन हिलाई। बोला, बेशक। मैंने कहा, इसके लिए मैंने मुजाहिदा किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे औरत नापसंद है, लेकिन मेरे जहन में मेरे अपने वतन की औरत थी। मशरिक की औरत मेरी निगाह में इंसान है, और मगरिबी औरत के नाम पर धब्बा। फवाद ने कहा, बहुत आला ख्यालात हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन? वो बोला, मकसद मेरी जान, मकसद। हालांकि हम कुछ देर कबल उसी फिराना के बारे में बात कर रहे थे। वैसे फिराना दर हकीकत पुरस्रार औरत है। उस पर बहुत अरसे से निगाह रखी जा रही है। मैंने पूछा, क्या शुबा है उस पर? फवाद ने कहा, यही कि वो यहूदी मकासद के लिए काम कर रही है, और बहुत से मुस्लिम नौजवान उसके जाल में फंसे हुए हैं। हर चंद के उनका ताल्लुक तंजीम से नहीं है, लेकिन फिर भी। मैंने कहा, मैं समझ रहा हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसका ताल्लुक? फवाद ने कहा, बजाते खुद वो कुछ नहीं है, बस ये ताल्लुक ही पुरस्रार है, और शायद इसी ताल्लुक के लिए हम परेशान हैं। मैंने कहा, खुदा करे मैं अपनी इस मुहिम में कामयाब हो जाऊं। फवाद ने बड़े खुलूस से कहा, हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैंने पूछा, तो फिर मुझे अस्पताल में कब मुंतकिल होना है? वो बोला, बस शाम होने का इंतजार करना होगा, बाकी मैंने सब ठीक कर लिया है। मैंने कहा, अगर वो मेरी रिहाइश गाह के बारे में पूछे फवाद, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो बोला, ओह, उस वक्त तुम निहायत इत्मीनान से यहाँ का पता बता सकते हो। फवाद ने कहा, और मैं गर्दन हिलाने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।